हेलो क्लास। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। मेरा आज का टॉपिक है शिक्षण व्यवहार, टीचिंग बिहेवियर्स के बारे में। आप सभी लोगों ने बीएड में माइक्रो टीचिंग किया होगा, पर ये नहीं जानते होंगे कि क्यों किया होगा, किस टॉपिक के अंतर्गत इसका अध्ययन किया होगा। इसी प्रकार आपने सिमुलेशन का नाम सुना होगा, फ्लैंडर्स का नाम सुना होगा, परंतु ये क्या होता है, आज हम इस टॉपिक के बारे में जानेंगे कि शिक्षण व्यवहार क्या होता है, शिक्षक व्यवहार क्या होता है, इसकी परिभाषा, इसकी विशेषताएं और इसका नेचर क्या होता है, और कौन कौन से ऐसे टेक्निक्स हैं जिनसे शिक्षण व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। सिस्टमेटिक बिहेवियर्स क्या होते हैं, आज हम इनके बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, शिक्षण व्यवहार। एक शिक्षक कक्षा में अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, छात्रों के अधिगम कराने के लिए, छात्रों को अधिगम कराने के लिए, उन्हें सिखाने के लिए जो जो गतिविधियां अपनाता है वह सभी शिक्षण व्यवहार, टीचिंग बिहेवियर्स के नाम के जानी जाती हैं। जैसे कि शिक्षक व्याख्यान देता है, प्रश्न पूछता है, उदाहरण देता है, छात्रों से उनके विचार पूछता है, उनके विचारों में स्वीकृति करता है अथवा उन्हें गलत सही बताता है, उनसे लिखने के लिए बोलता है। तो शिक्षण गतिविधियां जितनी भी होती हैं, शिक्षण गतिविधियां जितनी होती हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जिनका उद्देश्य होता है अधिगम कराना, छात्रों को अधिगम कराना, कक्षा कक्ष में वे सारी गतिविधियां जिनका उद्देश्य छात्रों को अधिगम कराना होता है वह शिक्षक द्वारा संपन्न की जाती हैं, वे सभी गतिविधियां क्या कहलाती हैं, शिक्षण गतिविधियां या टीचिंग बिहेवियर्स कहलाती हैं। तो हम जब भी इसकी डेफिनेशन लिखेंगे तो ये लिखेंगे कि छात्रों को अधिगम कराने के उद्देश्य से शिक्षक द्वारा जो भी गतिविधियां संपन्न की जाती हैं वह सभी शिक्षण गतिविधियों के नाम से जानी जाती हैं। उदाहरण के तौर पर प्रश्न पूछना, व्याख्यान देना, प्रयोग कराना, उदाहरण देना, छात्रों से उनके विचारों को पूछना, तो ये सभी गतिविधियां किस नाम से जानी जाती हैं, टीचिंग बिहेवियर के नाम से जानी जाती हैं। अब ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट और ये हो गया डेफिनेशन। एग्जाम्पल आपने जान ही लिया कि उदाहरण देना, प्रश्न पूछना, व्याख्यान देना, प्रश्न सॉल्व कराना, प्रयोग कराना और उनको पुनर्बलन देना, फीडबैक प्राप्त करना, तो ये सभी गतिविधियां क्या है, शिक्षण व्यवहार के नाम से जानी जाती हैं। तो ये आपने देख लिया एग्जाम्पल्स। अब बात करते हैं कि शिक्षण व्यवहारों का अध्ययन क्यों करते हैं। जाहिर सी बात है कि जब एक शिक्षक अपनी शिक्षण गतिविधियों को अच्छे से संपन्न करेगा, उसे उसका ज्ञान होगा, तो वह उसका शिक्षण प्रभावशाली होगा, और जब शिक्षण प्रभावशाली होगा तो छात्रों के अधिगम में वृद्धि होगी, छात्र अधिगम को बढ़ाया जा सकेगा, उनकी निष्पादन क्षमता को, परफॉर्मेंस को उनको बढ़ाया जा सकता है, शिक्षण पे ही डिपेंड करता है। तो एज ए बीएड और एमएड ट्रेनी आपको शिक्षण व्यवहारों का ज्ञान होना चाहिए, कैसे उनका वर्गीकरण करते हैं, कैसे उनकी कमियों का पता लगाते हैं, कैसे निरीक्षण करते हैं। इसीलिए आपके सिलेबस में यह टॉपिक रखा गया है कि शिक्षण गतिविधियों का अध्ययन कर लें, उनका निरीक्षण करके उनकी कमियों का पता लगा लें और फिर उसमें सुधार कर लें। तो अगर एक लाइन में बोला जाए कि इसका लक्ष्य क्या होता है, शिक्षण व्यवहारों के अध्ययन का लक्ष्य क्या होता है, तो आप सीधे सीधे बोलेंगे कि शिक्षण व्यवहार में सुधार करने के लिए, शिक्षण व्यवहार को मॉडिफाई करने के लिए, मॉडिफाई कैसे करेंगे, उनका निरीक्षण करेंगे, उनकी कमियों को आंकेंगे। तो ये हो गया उद्देश्य और हो गया कॉन्सेप्ट और डेफिनेशन हो गया कि अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए शिक्षक द्वारा जो भी व्यवहार, शिक्षण संबंधी व्यवहार कक्षा कक्ष में संपन्न किया जाता है या संबंधित परिस्थितियों में संपन्न किया जाता है, तो वह कहलाता है शिक्षण व्यवहार के नाम से जाना जाता है। आइए इसकी विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली विशेषता होती है इसकी पर्पज। एक क्या होता है, उद्देश्य होता है। उद्देश्य क्या होता है, शिक्षण व्यवहार का उद्देश्य ये होता है कि हम शिक्षण व्यवहार को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा बनाएं, मानकों पे उसको खरा उतारें, उससे शिक्षण प्रभावशाली हो, और शिक्षण प्रभावशाली हो तो अधिगम में वृद्धि हो। तो एक तरह से शिक्षण व्यवहार का उद्देश्य कहाँ जाता है, छात्र तक जाता है कि उसकी अधिगम क्षमता में वृद्धि हो। फिर दूसरा होता है डायनेमिक। दूसरा क्या होता है, डायनेमिक होता है। कभी आप प्रश्न पूछते हैं, कभी आप व्याख्या देते, कभी उदाहरण देते हैं, कभी छात्रों से प्रश्न पूछने के लिए उनको पुनरुत्साहित करते हैं,
कभी पुनर्वलन देते हैं तो शिक्षक व्यवहार स्थिर नहीं होता है। शिक्षक व्यवहार क्या होता है, शिक्षण का जो उसका व्यवहार है वो क्या होता है, वो गतिक होता है, उसमें गति पाई जाती है। फिर बात होती है इंटरेक्शन की। बात किसकी होती है, इंटरेक्शन की। तो इंटरेक्शन किससे होता है, छात्रों से होता है। शिक्षक का केवल छात्रों से ही इंटरेक्शन नहीं होता, शिक्षण व्यवहार में ये भी आता है कि वह छात्र और छात्र के बीच भी इंटरेक्शन कराए। जैसे कि डिस्कशन कराना, तो डिस्कशन करा कौन रहा है, शिक्षक करा रहा है, तो वो शिक्षण व्यवहार है उसका। लेकिन कर कौन रहा है, छात्र कर रहे हैं, छात्र कर रहे हैं, तो उनमें क्या हो रहा है, इंटरेक्शन, आपस में अंतःक्रिया कराना भी। एक होता है टीचर बिहेवियर, एक क्या होता है, टीचर बिहेवियर। तो टीचर बिहेवियर इज नॉट टीचिंग बिहेवियर, टीचर बिहेवियर इज नॉट टीचिंग बिहेवियर। ये प्रायः प्रश्न पूछ भी लिया जाता है कि शिक्षक व्यवहार शिक्षण व्यवहार है, जी नहीं। शिक्षक व्यवहार उसका, शिक्षक का अपना निजी व्यवहार होता है जो कि कक्षा कक्ष में दिख सकता है। वो उसकी अभिवृत्ति रुचि के अनुसार शिक्षण विधियों का इस्तेमाल कर सकता है, परंतु उसमें उसका अपना व्यवहार हो सकता है। ठीक है, तो शिक्षक व्यवहार में उसकी अपनी अभिवृत्तियां, रुचियां इत्यादि आदतें शामिल होती हैं, लेकिन शिक्षण व्यवहार हमेशा एक पैमाने पर होना चाहिए। शिक्षण व्यवहार में जो कैटेगरीज बनाई गई हैं उस पर होना चाहिए। जो कक्षा कक्ष में शिक्षण संबंधी गतिविधियां होती हैं वो शिक्षण व्यवहार कहलाती हैं, जबकि शिक्षक व्यवहार में क्या होता है, एक उसका अपना पैमाना होता है शिक्षक का, तो इसलिए हम उसको शामिल नहीं करते हैं। फिर इसके बाद बात करते हैं कि यह वर्बल भी होता है और प्लस नॉन वर्बल भी होता है। वर्बल होता है और नॉन वर्बल, शाब्दिक और अशाब्दिक होता है। तो शाब्दिक का क्या मतलब हो गया कि शिक्षक जब कुछ बोलता है, लिखता है, तो वो क्या करता है, शाब्दिक व्यवहार, जहाँ पर शब्दों का प्रयोग हो। और अशाब्दिक का मतलब हो गया जहाँ पर शब्दों का प्रयोग न हो। जैसे कि पुनर्वलन देना है तो हाथ से दे देना गुड, या ऐसे करके इशारे करके पुनर्वलन देना गुड, तो ये आपका अशाब्दिक व्यवहार हो गया। सहमति में सर हिला देना या असहमति में सर नहीं की तरफ हिलाना, तो वो क्या हो गया, वर्बल और नॉन वर्बल बिहेवियर में इसको आप शामिल करते हैं। फिर बात करते हैं ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग की तो शिक्षक एक जो शिक्षित है, प्रशिक्षित है, ट्रेंड है और एक अनट्रेंड है, तो वहां पर क्या होता है कि दोनों के शिक्षण व्यवहारों में डिफरेंस होता है, भिन्नता होती है। एक प्रशिक्षित जो शिक्षक होता है उसका शिक्षण व्यवहार ज्यादा लर्निंग ओरिएंटेड होता है, और जो अनट्रेंड शिक्षक है, अप्रशिक्षित शिक्षक है, उसका शिक्षण व्यवहार क्या होता है, वो कम लर्निंग ओरिएंटेड होता है। तो ये शिक्षण, इसे बोलेंगे कि प्रशिक्षण का शिक्षण व्यवहारों पर प्रभाव पड़ता है, इसीलिए आपको प्रशिक्षण दिया भी जाता है। फिर कक्षा कक्ष का या छात्रों का भी शिक्षण व्यवहार में रोल होता है। जिस प्रकार के छात्र रहते हैं उसी प्रकार का शिक्षण व्यवहार, छात्रों के अनुरूप ही शिक्षण गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। तो यहाँ पर चाइल्ड ओरिएंटेड भी होता है। शिक्षण व्यवहार क्या होता है, छात्रों के ओरिएंटेड होता है, स्टूडेंट ओरिएंटेड होता है। तो ऐसे में जैसे शिक्षक का व्यवहार होता है, बच्चों का व्यवहार होता है, उसी प्रकार से शिक्षण गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। फिर बात करते हैं कि इसमें कक्षा कक्ष व्यवहार ही ज्यादा होता है। क्लासरूम बिहेवियर, क्लासरूम बिहेवियर ये क्या होता है, ज्यादा होता है, मोस्ट होता है। प्रायः अधिकांश शिक्षण गतिविधियां कक्षा कक्ष में संपादित की जाती हैं, तो इसलिए हम इसकी विशेषताओं में लिखेंगे कि क्लासरूम बिहेवियर अधिकांश भाग होता है शिक्षण व्यवहार का। इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्लासरूम टीचिंग बिहेवियर। क्लासरूम बिहेवियर इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ टीचिंग बिहेवियर। बाकी सारी गतिविधियां होती है, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, भ्रमण, लेकिन अधिकांश भाग क्या होता है, क्लासरूम। तो हमने जान लिया एक उद्देश्य होता है, अधिगम में वृद्धि लाना, डायनेमिसिटी होती है, परिवर्तन होता रहता है, इंटरेक्शन होता है। शिक्षक व्यवहार, शिक्षण व्यवहार दोनों अलग अलग संप्रत्यय हैं, यह प्राय पूछा भी जाता है। शाब्दिक होता है, अशाब्दिक भी होता है। प्रशिक्षण का प्रभाव पड़ता है, छात्र केंद्रित होता है और
क्लासरूम बिहेवियर ही इसका एक पार्ट होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। फिर बात करते हैं नेचर की। तो इसके नेचर में आप सबसे पहले लिखते हैं कि डायनेमिसिटी होती है। डायनेमिसिटी अभी आपने यहाँ पे पढ़ा था कि गत्यात्मकता होती है, वह व्यवहारों को चेंज करता रहता है। उदाहरण देना, प्रश्न पूछना, उसके व्यवहारों में परिवर्तन आता रहता है। पुनर्वलन, वो कभी भी एक व्यवहार पर टिका नहीं रहता, स्टिमुलस में भी चेंजेज होते रहते हैं। फिर दूसरी बात आप लिखेंगे पर्पज। इसकी प्रकृति जो होती है वो क्या होती है, उद्देश्य केंद्रित होती है। आपका उद्देश्य क्या है, व्यवहारों में परिवर्तन करना, यहाँ पर टीचर के एंड पर। और छात्र के एंड पर क्या है, छात्र के एंड पर है कि उसके अधिगम में वृद्धि करना। तो अब तीसरी बात करते हैं, इसकी प्रकृति क्या होती है, शाब्दिक और प्लस अशाब्दिक। शाब्दिक प्लस अशाब्दिक प्रकृति होती है। वर्बल भी वो प्रयोग करता है और नॉन वर्बल का भी प्रयोग होता है। फिर इसकी प्रकृति क्या होती है, मेजरेबल होती है। इसकी प्रकृति होती है मापनीय। आप इसका आकलन कर सकते हैं, शिक्षण व्यवहारों को आप आकलन कर सकते हैं। फ्लैंडर इंटरेक्शन एनालिसिस क्या है, इसी का एक उदाहरण है कि आप इनका आकलन कर सकते हैं, शिक्षण व्यवहारों को माप सकते हैं। फिर इनकी प्रकृति जो होती है वो संप्रेषणीय होती है। संप्रेषणीय होती है, चाहे वो वर्बल हो चाहे वो नॉन वर्बल हो। चाहे वो वर्बल हो, शाब्दिक व्यवहार हो शिक्षण का, और चाहे अशाब्दिक व्यवहार हो, वो किसके अंतर्गत आते हैं, संप्रेषण के अंतर्गत आते हैं। बिना संप्रेषण के कक्षा कक्ष गतिविधियों का कोई आधार नहीं होता है। तो ये आपने देखा। फिर एक और लिखेंगे, डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट। डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट, इसका मतलब होता है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। कक्षा में शिक्षण के कुछ व्यवहार प्रत्यक्ष तरीके पर दिखाई देते हैं, जिन्हें कि बालक समझता भी है, और कुछ व्यवहार शिक्षण से संबंधित ऐसे व्यवहार करता है जो बालक समझ नहीं पाता है कि ये किस लिए किया जा रहा है। मैं भी उसे दंड देने के लिए, मैं भी उसे सही अधिगम सही रास्ते पर प्रॉम्प्टिंग के लिए। जैसे प्रॉम्प्टिंग हो गया, प्रश्न पूछना। आप किसी विषय से प्रश्न पूछ रहे हो, अचानक दूसरे विषय पर चले गए संकेत देने के लिए, तो उसे बालक समझ नहीं पाते हैं, कुछ बालक समझ नहीं पाते हैं। इनडायरेक्ट बिहेवियर आ जाता है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बिहेवियर, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष भी प्रकृति होती है शिक्षण व्यवहारों की। और एक जो प्रकृति होती है वो होती है अंतःक्रिया। अंतःक्रियात्मक प्रवृत्ति होती है। बिना छात्रों की अंतःक्रिया के शिक्षण गतिविधियां संपन्न नहीं होती हैं। तो अभी हमने देखा, नेचर में गत्यात्मकता है, उद्देश्य केंद्रितता है, शाब्दिकता अशाब्दिकता है, मापनीय होता है, संप्रेषणीय होता है, शिक्षण गतिविधियां प्रकृति में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष भी होती हैं, और अंतःक्रियात्मक प्रकृति पाई जाती है। एम के बारे में हमने पहले ही बात कर ली है कि एम इसका क्या होता है, शिक्षण व्यवहारों का अध्ययन करके उनमें सुधार लाना, शिक्षण प्रभावशीलता में वृद्धि करना, और जिससे छात्रों के अधिगम में सुधार लाया जा सके। तो ये इसका उद्देश्य होता है। जब हम बात करते हैं सिस्टमेटिक फॉर्म की, तो सिस्टमेटिक फॉर्म में क्या होता है कि सिस्टमेटिक फॉर्म, जब भी कभी हम अध्ययन करते हैं शिक्षण व्यवहारों का, तो कई तरह की पद्धतियां यूज में लाई जाती हैं। सिस्टमेटिक फॉर्म को हिंदी में कहते हैं क्रमबद्ध या व्यवस्थित फॉर्म। क्रमबद्ध या व्यवस्थित रूप। तो क्रमबद्ध या व्यवस्थित रूप में क्या करते हैं, वैसे तो शिक्षण गतिविधियां बहुत सारी होती हैं, लेकिन उनको सिस्टमेटिक वे में, एक क्रमबद्ध तरीके से जब हम अरेंज कर लेते हैं, तभी उनका मापन संभव हो पाता है। तो विद्वानों ने कहा कि शिक्षण व्यवहार में सुधार किया जा सकता है, मापनीय है तो सुधार किया जा सकता है, तो क्रमबद्ध रूप में उसको व्यवस्थित करने का प्रयत्न किया, और इसके लिए 2 श्रेणियां बनाई गई। क्रमबद्ध या सिस्टमेटिक फॉर्म से मतलब है शिक्षण व्यवहारों को एक क्रम में अरेंज करके कक्षा कक्ष की गतिविधियों को एक व्यवस्थित रूप में रखना, जिससे उनका मापन संभव हो सके। तो उसकी 2 पद्धतियां अपनाई गई। एक बोला गया संकेत प्रणाली, साइन सिस्टम। एक क्या बोला गया, साइन सिस्टम, और दूसरा बोला गया कैटेगरी सिस्टम, श्रेणी या वर्ग प्रणाली के नाम से इसे जाना गया। तो संकेत सिस्टम और 2 तरह की निरीक्षण पद्धतियां अपनाई गई, क्रमबद्ध व्यवस्था अपनाई गई। पहला
संकेत प्रणाली और दूसरा वर्ग प्रणाली या कैटेगरी सिस्टम, साइन सिस्टम और कैटेगरी सिस्टम। संकेत प्रणाली में क्या किया गया, शिक्षक व्यवहारों को ऐसे ही लिख करके और उसके आगे संकेत के रूप में लगा दिया गया कि निरीक्षण करने वाला इन पे संकेत कर देगा। जबकि कैटेगरी सिस्टम में शिक्षक व्यवहारों को कई ग्रुपों में बांटा गया, अलग अलग वर्गों में बांटा गया कि ये छात्र कथन है, ये शिक्षक कथन है। अब छात्र कथन में कई सारी क्रियाएं हो जाएंगी और शिक्षक कथन में कई सारी क्रियाएं होंगी। आप समझ गए होंगे कि जैसे इसमें फ्लैंडर्स का है, ये क्या है, कैटेगरी सिस्टम है। इसमें अलग अलग श्रेणी में वर्गों में शिक्षण व्यवहारों को बांट दिया गया और इसमें इस प्रकार की व्यवस्था नहीं अपनाई गई, किसमें, संकेत प्रणाली में। और कैटेगरी सिस्टम में ये व्यवस्था अपनाए गए, शिक्षण व्यवहारों को अलग अलग वर्गों में बांट दिया गया। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन सी टेक्निक्स हैं शिक्षण व्यवहार का अध्ययन करने के लिए। तो कुछ तो आप जानते होंगे और कुछ हम आपको बता रहे हैं। जैसे कि आपने पढ़ा है फ्लैंडर्स अंतःक्रिया विश्लेषण, एक इसकी प्रणाली होती है कैटेगरी सिस्टम की। फिर आपने पढ़ा है माइक्रो टीचिंग, माइक्रो टीचिंग में भी शिक्षण व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार आपने पढ़ा है सिमुलेशन, हम यहाँ पर लिख भी दे रहे हैं, माइक्रो टीचिंग, सिमुलेशन, इंटरेक्शन, इंटरेक्शन एनालिसिस। एक होती है एक्शन रिसर्च, एक्शन रिसर्च। फिर इसी प्रकार से होता है गेमिंग, गेमिंग जिसे कि रोल प्ले के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें भूमिका निर्वाह की पद्धति अपनाई जाती है। तो ये हो गया गेमिंग। फिर इसके बाद बात करते हैं इंटरेक्शन एनालिसिस, आपने लिख ही लिया, एक हो गया, माइक्रो टीचिंग हो गया, 2 हो गया, सिमुलेशन हो गया, 3 हो गया, एक्शन रिसर्च हो गया, 4 हो गया, गेमिंग और रोल प्ले हो गया, 5। तो इस प्रकार से हम इन पद्धतियों का इस्तेमाल करते हैं। ये टेक्निक्स हैं किसकी, शिक्षण व्यवहारों के अध्ययन की। तो शिक्षण व्यवहार क्या है, इनका उद्देश्य क्या होता है, इनको क्यों मापा जाता है ताकि सुधार किया जा सके, इनकी परिभाषा है, इनकी विशेषताएं, इनकी प्रकृति और ये कौन से सिस्टमेटिक फॉर्म अलग अलग हैं। और टेक्निक्स में माइक्रो टीचिंग, सिमुलेशन, एक्शन रिसर्च, गेमिंग, रोल प्ले और इंटरेक्शन एनालिसिस का इस्तेमाल शिक्षण व्यवहारों को मापने के लिए किया जाता है। इसी के साथ ये लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है और इसके बाद हम अगले टॉपिक में अन्य चीज़ों पर आएंगे। जो भी बात आपको समझ में नहीं आई होगी पूछ सकते हैं और अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो भी हम आगे नेक्स्ट वीडियो बनाते रहेंगे या बाद पहले भी हमने जो बनाई है विषय से रिलेटेड, तो वो आप सभी देख सकेंगे। धन्यवाद।